सुप्रभातम बच्चों। आइए शुरू करते हैं उपपद विभक्ति का शेष भाग। पिछले क्लास में हमने कारकों के विषय में जाना था कि कौन कौन से कारक होते हैं और उन कारकों का किस प्रकार प्रयोग होता है वाक्यों में, और क्या महत्व है, कारकों का अध्ययन क्यों किया जाता है, क्रिया के साथ कारकों का, कर्ता का तथा अन्य कारकों का क्या संबंध होता है, इस सब का हमने अध्ययन पिछली कक्षा में किया था। अब आइए देखते हैं आज विशेषण और विशेष्य के विषय में जाने पहले, उसके बाद फिर आगे विभक्तियों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि विशेषण का पता देते हैं। जिस वचन, लिंग तथा विभक्ति में विशेष्य का प्रयोग होता है, उसी लिंग, वचन तथा विभक्ति एवं पुरुष में विशेषण का भी प्रयोग होता है। क्योंकि सीधा सीधा विशेष्य एडजेक्टिव जो विशेष्य है वो विशेषण के विषय में ही बात करते हैं। जैसे सह सुंदरः बालकः अस्ति, इस वाक्य में बालकः पुल्लिंग का एक वचन है और बालका की विशेषता है कि वह सुंदर है। तो यदि बालका पुल्लिंग के एक वचन में होगा तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग के एक वचन में ही होगा। तो बालका है इसलिए सुंदर हो गया है। बालका और सुंदर एक समान है दोनों। उसी प्रकार तौ गुणवंतो बालकौ स्तः, तौ गुणवंतो बालकौ स्तः, इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। तो बालको विशेष्य है जिसकी विशेषता है कि वो किस प्रकार का है, गुणवान है। तो दो बालक हैं, बालका बालकौ बालका, बालका बालकौ बालका, द्विवचन में बालकौ है तो उसका विशेषण भी द्विवचन में होगा। तो गुणवंतो गुणवान का द्विवचन है तो रूप चलता है गुणवान गुणवंतो गुणवंतः। तो बालका बालकौ बालकः, तो गुणवान गुणवंतो गुणवंतः, इसीलिए बालकों का द्विवचन गुणवंतो हुआ। आगे ते बलवन्तः बालकाः सन्ति, इस वाक्य में बालकाः बहुवचन है तो बालकः बालकौ बालकाः, गुणवान का रूप चलता है गुणवान गुणवंतो गुणवंतः गुणवंतः, तो बहुवचन में गुणवंतः, इसीलिए बालक का बहुवचन बालका, बालक का बहुवचन बालकाः और गुणवान का बहुवचन गुणवंतः, ये दोनों एक समान आया है। तो गुणवंतः बालकाः, गुणवंतः बालकाः। आगे बढ़े। द्वयम इयम रूपवती कन्या अस्ति, इयम रूपवती कन्या अस्ति, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विशेषण है वो विशेषण स्त्रीलिंग में है, कन्या। तो कन्या कन्ये कन्या, कन्या स्त्रीलिंग में है इसलिए उसका विशेषण भी यहाँ पे उसका विशेषण सर्वनाम में है, इयम। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्त्रीलिंग का सर्वनाम का प्रयोग होता है इयम इमे इमाः, पुल्लिंग का अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग का इयम इमे इमाः। तो यहाँ कन्या है इसलिए स्त्रीलिंग है, और गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती। तो गुणवान गुणवंतो गुणवंतः, तो गुणवती गुणवत्यो गुणवत्या, गुणवती गुणवत्यो गुणवत्या। तो यहाँ पे कन्या एक वचन है इसलिए उसका विशेषण गुणवती हुआ, तो गुणवती कन्या। अगला ते गुणवत्यो महिलेस्तः, यहाँ पे महिला महिले महिला, अभी हमने एक वचन देखा था, यहाँ पे द्विवचन है, रूप है महिला महिले, महिले मतलब द्विवचन। तो गुणवती का स्त्रीलिंग बिल्कुल नदी के जैसे चलेगा, आपने नदी पढ़ा है, नदी नद्यो नद्य, तो गुणवती गुणवत्यो गुणवत्यः। तो यहाँ महिले द्विवचन है इसलिए गुणवती का द्विवचन भी गुणवत्यो हुआ। तो गुणवती गुणवत्यो महिले स्तः, गुणवत्यो महिले स्तः, तो ये एक समान हुआ विशेषण विशेष्य। इसके बाद आगे बढ़े। ताः गुणवत्यः कन्याः सन्ति, ताः गुणवत्यः कन्याः सन्ति, यहाँ पे कन्या कन्ये कन्याः, कन्या कन्ये
कन्याः। स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो गुणवती का बहुवचन नदी जैसे, नदी नद्यो नद्यः, गुणवती गुणवत्यो गुणवत्यः। तो कन्याः उसका विशेषण गुणवत्यः, और सा ते ताः, ये भी स्त्रीलिंग है, सा ते ताः। तो ताः गुणवत्यः कन्याः सन्ति। ताः, ये कन्याः का दोनों विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हुआ और ये भी विशेषण हुआ। तो ताः गुणवत्यः कन्याः सन्ति। इसके बाद आगे मधुरम फलम खाद। मधुरम फलम खाद, यहाँ फलम है विशेष। फलम की विशेषता है कि फलम कैसा फलम, मधुरम। नपुंसकलिंग का एक वचन है फलम, तो मधुर का एक वचन मधुरम। तो मधुरम फलम खा, तुम मीठा फल खाओ। तो मधु फलम का मधुरम विशेषण हो गया। उसी प्रकार अगले वाक्य में पीतानि पत्राणि पतन्ति। पीतानि पत्राणि पतन्ति, यहाँ पे कर्ता क्या है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। तो पत्राणि है इसलिए क्रिया हो गई पतन्ति, लेकिन पत्राणि की विशेषता है कि पीले हैं, तो पीतम पीते पीतानि। तो पीतानि, पत्राणि और पीतानि के बीच में विशेषण विशेष संबंध है। तो पीतानि पत्राणि पतन्ति, पीले पत्ते गिरते हैं, पीले पत्ते गिर रहे हैं। अगला पीले पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिस विभक्ति वचन और लिंग में विशेष्य पद होता है, उसी विभक्ति वचन और लिंग में विशेषण पद भी होता है। तो विशेष्य विशेषण पद एक समान चलते हैं। अब आइए शुरू करते हैं कारकों की श्रृंखला। सबसे पहला कर्म कारक। तो कर्ता कारक हमने देख लिया पिछले क्लास में। इसके बाद पढ़ना है कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। इसके पहले कि शुरू करें, यह बात स्पष्ट कर दें कि उपपद विभक्ति कभी कर्ता का नहीं होता। तो कर्ता, क्योंकि कर्ता हमेशा कर्ता ही होता है। कर्ता मतलब कि जो काम करता है, तो जो काम करता है उसकी स्थिति कभी नहीं बदल सकती, और वो सीधा सीधा क्रिया से संबंधित है। तो वो कर्ता हमेशा क्रिया को प्रभावित कर सकता है, करता है। इसलिए कर्ता का कभी रूप नहीं बदलता, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए उसका उपपद नहीं बनता। तो उपपद जितने बनते हैं वो कर्म से आगे के समस्त विभक्तियों में बनते हैं। तो कर्म अर्थात द्वितीय विभक्ति। सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझ लें कि कर्म होता क्या है। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे कर्ता राम है और वो क्या करता है, पढ़ता है। तो रामः एक वचन, इसलिए पठति भी एक वचन। रामः पठति, दोनों के बीच में एक संबंध हो गया। अब रामा पठति, राम पढ़ता है, लेकिन उसके पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ता है, पुस्तक पर। तो पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। तो राम का संबंध पठती से है, लेकिन वह प्रभावित कर रहा है पुस्तक को, क्योंकि एक समय आता है जब पुस्तक को पूरी तरह पढ़ लेता है। तो जहाँ पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पे पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म हो गया। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो पुस्तकम का रूप कर्ता और क्रिया दोनों में एक समान चलता है। अगला बात, सह फलम खादति। तो कर्ता यहाँ सह है और जो क्रिया कर रहा है खाने की क्रिया कर रहा है, अर्थात खादति। सह खादति, वह खाता है। तो कर्ता और क्रिया एक समान है, सह और खादति। परंतु खाने का प्रभाव जो पड़ रहा है वो फल पर पड़ रहा है। तो जब खाता है तो फल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो फल पर खाने का प्रभाव पड़ने के कारण ये फलम कर्म हो गया। तो किसको खा रहा है, फल को खा रहा है, तो फलम कर्म हुआ। सह देशम रक्षति। तो कौन रक्षा कर रहा है, वह कर रहा है। क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो सह के साथ रक्षत की एक समान है, लेकिन रक्षा करने का प्रभाव देश पर पड़ रहा है कि देश रक्षित सुरक्षित हो रहा है, इसलिए देश कर्म कारक हो गया। आगे के वाक्य, स शिशुम रक्षति। उसी प्रकार वह रक्षा कर रहा है किसको,
शिशु को, तो शिशुम द्वितीय विभक्ति हो गई। स गृहम गच्छति, वह जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, तो गृहम कर्म कारक। त्वम पत्रम लिखसी, त्वम मध्यम पुरुष है इसलिए लिखसी हुआ, लेकिन लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए पत्रम द्वितीय विभक्ति हो गई। बालका गायति, बालक गाता है, किसको गाता है, गीत को गाता है, तो गीतम कर्म कारक हो गया। बालक गीतम गायति, बालका गीतम गायति। तो छात्रा पाठम पठन्ति, छात्रा बहुवचन है इसलिए पठन्ति हुआ, लेकिन पढ़ने का प्रभाव पाठ पर पड़ रहा है कि पाठ समाप्त हो गया, तो पाठम कर्म कारक। सा पुष्पाणि पश्यति, वह फूलों को देख रही है, तो सा यहाँ पे करता है इसलिए पश्यति उसकी क्रिया हुई, परंतु प्रभाव पुष्पाणि पर पड़ रहा है देखने का, इसलिए पुष्पाणि कर्म कारक। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्म कारक सीधा सीधा कर्ता क्रिया को प्रभावित नहीं करता, परंतु क्रिया के द्वारा जो कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह है को। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जहाँ पर हमेशा कर्म कारक का ही प्रयोग होता है, तो उन विशेष स्थितियों को हम देखते हैं। द्वितीय विभक्ति विशिष्ट प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का विशेष प्रयोग अर्थात उपपद विभक्ति प्रथमा की। पहला अनुगच्छति, ये ध्यान रखेंगे, अनु। तो जहाँ पर अनु लग जाता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो सीता रामम अनुगच्छति। अब यदि वाक्य को सीधा सीधा हिंदी में अनुवाद करें तो आपको लगेगा सीता राम के पीछे पीछे चलती है। अनुगच्छ मतलब कि फॉलो करना। तो सीता राम के पीछे सीता राम के पीछे पीछे चलती है, राम के पीछे चलती है। तो यहाँ पे विभक्ति कारक के लग रही है, तो के ऐसा लगता है कि संबंध कारक है, परंतु अनु होने के कारण यहाँ पर संबंध न होकर कर्म होगा। तो अनु के कारण द्वितीय विभक्ति, अनु के कारण द्वितीय विभक्ति हो गई। इसलिए राम के है, फिर भी राम के साथ द्वितीय रामम हुआ, न कि रामस्य। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति प्रति, प्रति के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अहम नगरम प्रति गच्छामि, यहाँ प्रति है इसलिए नगर का नगरम हो गया। हिंदी में देखो तो लगता है कि मैं नगर की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पे की लग रहा है संबंध के जैसे, लेकिन प्रति होने के कारण की ना होके द्वितीय विभक्ति होगी। अगली स्थिति छात्रा गुरुम अभितः तिष्ठन्ति। आप लोग इन उपपद के शब्दों को नोट करते चलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ये किस किस के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। तीसरा प्रयोग अभितः, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, बोथ द साइड्स। तो छात्रा गुरुम अभितः तिष्ठन्ति, छात्र गुरु के दोनों ओर खड़े हैं। छात्रा गुरुम अभितः तिष्ठन्ति, तो अभितः है इसलिए गुरु का गुरुम हुआ, न कि षष्ठी, द्वितीय विभक्ति हुई अभितः की स्थिति में। अगला गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। परितः, परितः का मतलब होता है चारों तरफ, तो गृहम परितः, परितः के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर। परितः होने के कारण गृह का द्वितीय हो गया और गृहम बन गया, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। आगे देखिए कौन से प्रयोग है। अगला है पृथ्वीम परितः जलम अस्ति। फिर से परितः, परितः का मतलब होता है चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जल है। तो यहाँ परितः होने का पृथ्वी का द्वितीय पृथ्वीम हो गया, ई का रांत स्त्रीलिंग का द्वितीय पृथ्वीम, जैसे नदी का नदीम वैसे पृथ्वी का पृथ्वीम। तो पृथ्वीम परितः जलम अस्ति,
परितः के कारण जल, परितः के कारण द्वितीय हो गया पृथ्वी का। इसके बाद मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः, उभयतः का भी अर्थ होता है बोथ द साइड्स, दोनों ओर। तो उभयतः और अभितः दोनों का एक ही अर्थ है। तो मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो उभयतः होने के कारण मार्ग का द्वितीय मार्गम हो गया। तो मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो उभयतः के कारण द्वितीय विभक्ति हो गई। अगला, सः तं प्रश्नं पृच्छति, पृच्छति, पृच्छ, पृच्छ के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो वह उससे प्रश्न पूछता है। तो वहाँ पे लगता है उससे, उससे से लग रहा है, परंतु पृच्छ के कारण यहाँ पे से की जगह पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तम हुआ यहाँ है। तम सह तौ ते तम तौ तान, तत् का द्वितीय है तम, इसीलिए पृच्छ के कारण तम हुआ द्वितीय, प्रश्नम पृच्छति। अगला, धिक्त्वाम, जब हम किसी को धिक्कारते हैं, जब किसी को उसके गलती का एहसास कराकर उसे उलाहना देते हैं, तो यहाँ पे धिक का प्रयोग होता है। और जहाँ धिक लगता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगती है। धिक मतलब धिक्कार है, शेम, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो धिक धिक्कार है, त्वाम मतलब तुम। हिंदी में यहाँ पे पर का प्रयोग करते हैं कि तुम पर धिक्कार है, परंतु धिक होने के कारण सप्तमी न होकर द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे त्वाम आया। तो धिक त्वाम, धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। चोर पर धिक्कार है, तो धिक चौरम। तो धिक लगेगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा उसके साथ। अगला, याचका तमम धनम वस्त्रम याचते, याच, याच मतलब मांगना, याच के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो याच होने के कारण तत् का तम हो गया द्वितीय, और वस्त्रम द्वितीय हो गया। तो याचका तम वस्त्रम याचते, याचक उससे कपड़े मांगता है। अगला, सह तम कथयति, वह उससे कहता है, तम उससे कहता है, उससे कहता है। कथ, अच्छा, कथ होने के कारण कथ के साथ भी द्वितीय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कथ होने के कारण तत् का तम हो गया, सह तौ ते तम तौ तान, यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है कथ के कारण। कथ जब होता है तो द्वितीय विभक्ति लग जाती है। इस प्रकार ये सारी स्थितियाँ हैं जिसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन सी स्थितियाँ, फिर से देख लें। ये विशेष स्थितियाँ, इसके अलावा ऊपर की स्थितियाँ हमने देखा था। रक्ष, रक्ष के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, शिशुम रक्षति। गम, गम के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है, सह गृहम गच्छति। और हाँ, ऊपर के इसमें गम के साथ द्वितीय और रक्ष के साथ द्वितीय। इसके अलावा नीचे विशेष परिस्थितियों में अनु के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, प्रति के साथ द्वितीय, अभितः के साथ द्वितीय, परितः के साथ द्वितीय, उभयतः के साथ द्वितीय, प्रच्छ के साथ द्वितीय, धिक के साथ द्वितीय, याच के साथ द्वितीय तथा कथ के साथ द्वितीय। इस प्रकार इन शब्दों के साथ, इन विशेष परिस्थितियों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है। इस प्रकार जब आप वाक्य बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या उस वाक्य में वे शब्द आ रहे हैं जो कि उपपद के अंतर्गत आते हैं। यदि उपपद के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, कथ है, प्रच्छ है, याच है, या फिर धिक है, या अभिता है, अनु है, प्रति है, तो आपको द्वितीय में उसके रूप लिखने होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली विभक्ति करण कारक के साथ। नमस्कार।